बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन नर्सिंग। एएचएन का चैप्टर 3 है और मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए जो है इसमें एमसीक्यूज़ आएंगे। तो एंडोक्राइन नर्सिंग सिस्टम या नर्सिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका एक ओवरव्यू बताया गया है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ग्रेव्स डिजीज़ होती हैं और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से गॉइटर वगैरह होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है या फिर आपको डिटेल चाहिए तो इस पर मैंने ऑलरेडी एंडोक्राइन सिस्टम पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे आते हैं, मतलब कि ये है क्या चीज़। तो जैसे कि आपको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारा 3 मेजर चीज़ों पर मुश्तमिल है और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट है वो है ग्लैंड। ग्लैंड या कोई भी जो है कोई स्पेशलाइज सेल हो सकता है या कोई भी अर्गन हो सकता है जिससे कोई भी चीज़ निकल रही होती है, कोई भी हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ग्लैंड। जैसे आपके बॉडी में पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज एक अर्गन है जो कि आगे जाके एक ग्लैंड का काम करता है। उससे जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी निकलते हैं और एंडोक्राइन भी निकलते हैं। तो मतलब 2 किस्म का काम करता है ग्लैंड। हम हर उसी चीज़ को कहते हैं जिससे कोई भी हार्मोन या कोई भी चीज़ या कोई भी केमिकल रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा है हार्मोन। हार्मोन जो है हर वो चीज़ जो कि किसी भी ग्लैंड से निकल रहा होता है, जो केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं हार्मोन। इसके जो डेफिनेशन है, ये जो लाइन लिखी हुई है, विच और केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स इन रिस्पांस टू स्टिमुलेशन, मतलब किसी चीज़ के बदले में वो रिलीज होगा, किसी स्टिमुलस के बदले में रिलीज होगा। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। अक्सर पेपर में सेम एज इट इज लाइन आती है, तो याद होना चाहिए। इसके अलावा रिसेप्टर हर वो चीज़ है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिस पे जाके हार्मोन अपना काम करेगा। मतलब ये हार्मोन को एक रास्ता बताता है, एक निशानी बताता है कि आपने यहाँ आना है। हर सेल के ऊपर अपने अपने रिसेप्टर होते हैं और फिर हार्मोन जाके उस सेल के ऊपर अपना काम करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर हार्मोन हर सेल के ऊपर काम करेगा। हर हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी के हार्मोन्स है तो वो आपकी किडनी पे ही काम करेंगे, आपके ब्लड में जाके काम नहीं करेंगे या आपके थायराइड ग्लैंड पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपके स्पेशली हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, टेस्टिकल फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन जिसको हम कहते हैं, या फिर टिश्यू फंक्शन, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। इसके अलावा 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, 2 एड्रेनल ग्लैंड है, पेनक्रियाटिक आइलेट्स है, पीनियल ग्लैंड, 1 थाइमस ग्लैंड, 2 ओवरीज इन फीमेल एंड 2 टेस्टिस इन मेल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके जो नंबर्स है ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 या ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि कितने हैं, 4 है। या अगर आ जाए कि कितने एड्रेनल ग्लैंड है या कितने पीनियल ग्लैंड है, तो इसके जो नंबर्स है वो याद होने चाहिए। साथ साथ इसके फंक्शन भी कुछ ना कुछ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपके बॉडी के अंदर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन रेगुलेट हो रहे होते हैं। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस तरह भी आ सकता है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। इसके 2 लूब्स होते हैं, मतलब 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीरियर लूब और एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर लूब, ठीक है। मतलब आगे वाला जो है एंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर है। पीछे और आगे वाले से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपको बताए गए हैं। आगे वाले से 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन इसमें 6 बयान किए गए हैं, तो हम 6 मानेंगे, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर की बुक पढ़ेंगे जो कि मतलब अपडेटेड वर्जन है, तो उसमें 7 बताए गए हैं, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे क्योंकि हम डाउ के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे 6 हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर लूब से। उसके नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। TSH है, ACTH है, FSH एंड LH है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है और एंडोर्फिन्स है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप FSH और LH को अलग अलग करोगे तो फिर 7 बन जाएंगे, अगर एक बयान करोगे तो 6 है। आपका पोस्टीरियर लूब से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH, ठीक है। तो ये इनके हार्मोन्स के आपको पता होने चाहिए। पोस्टीरियर लूब से 2 और इंटीरियर लूब से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आगे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। ये आपको उसके फंक्शन बताए गए हैं कि डोपामीन है, उसके साथ जो है डोपामीन प्रोलैक्टिन के साथ आके काम करता है और प्रोलैक्टिन का काम ब्रेस्ट में होता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन कराता है। इसके अलावा जो आपका TRH है, ये आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, एक किस्म का हार्मोन है, वो TSH पे एक्शन करता है और वो थायराइड ग्लैंड पे। ये सारी चीज़ आपको बताई गई हैं और ये आप देख सकते हैं इस ग्लैंड में, या फिर ये आपको जो चार्ट दिखाया गया है इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे भी वही बताया गया है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, मतलब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस से कंट्रोल है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके बॉडी के बाकी जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद, वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और अब हम उसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे, या उससे पहले आपने कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ही एक चीज़ से कंट्रोल है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आता है और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो TSH है उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे वो उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। वो बस पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे और वहाँ जो अपने हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनको ऑन ऑफ करेंगे, मतलब रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं वो करेंगे। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे जाके हार्मोन अपना काम करेंगे, लेकिन उसको एक्टिवेट और बंद, मतलब रिलीजिंग और इनहिबिटिंग कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है वो बनाते हैं।
ये आपको वही चीज़ बताई गई है कि TRH आता है और TSH को रिलीज़ कराता है, फिर TSH जाके आपके थायराइड पे एक्शन करता है और TSH जो है थायराइड के जो हार्मोन्स है उनको एक्टिवेट करता है, जैसे कि T3 T4 वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस का बताया गया है, हाइपोथैलेमस से TRH आता है और TRH जो है TSH को एक्टिवेट करता है, फिर TSH जाता है और आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है और वो जो T3 T4 होते हैं वो रिलीज़ करते हैं और स्पेशली वो आपके थायराइड मतलब थायराइड जो हार्मोन है वो आपके बोन्स पे और आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपका जो थायराइड ग्लैंड है अगर हम उसकी थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़े तो ये बटरफ्लाई शेप का होता है और आपके ट्रेकिया के बिल्कुल आगे इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया मौजूद होता है, जिसको हम वाइन पाइप भी कहते हैं, और उसके बिल्कुल बिलो जो हमारा वॉइस बॉक्स है या लेरिंग्स है उसके बिल्कुल बिलो मौजूद होते हैं। इससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 जिसको हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 थायरोक्सिन, हम इसको कहते हैं या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है कि ये जो है आयोडीन लेता है हमारे फूड से और उसको थायराइड हार्मोन में कन्वर्ट करता है, T3 T4 जो कि आगे जाके बनते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों में आयोडीन की कमी होती है तो उनका गोइटर निकल जाता है, ठीक है, फिर वो जाके T4 जो है बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी में जाता है आपके ब्लड के थ्रू और आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो जो है एनर्जी वगैरह बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टू अ लेसर एक्सटेंट थायराइड आल्सो प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, थायराइड से एक और भी हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन और वो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो कैल्सिटोनिन जाके उस लेवल को कम कर रहा होता है, ठीक है। इसके जितने भी हार्मोन हैं उनका काम क्या है कि मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कराना, हार्ट रेट इंक्रीज़ कराना, डाइजेशन में हेल्प करना, बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल एक्टिविटी, ये आपको बताए गए हैं। अगर इसमें कोई मसले आ जाएं जिस तरह हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के मसले आते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है, जब मतलब थायराइड के जो हार्मोन है वो कम रिलीज हो रहे होते हैं तो फिर हम उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से क्रेटिनिज्म, मैक्सिडिमा और हशीमोटो जैसे मसले आते हैं। ये डिजीज़ हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म, अगर थायराइड के हार्मोन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए अपने हद से तो फिर उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसकी वजह से ग्रेव डिजीज़ और ग्वाइटर जो कि टॉक्सिक ग्वाइटर होता है, खतरनाक ग्वाइटर होता है, वो मसले होते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जैसे कि आपको पता है कि T3 T4 की रिलीज़ कम होगी और TSH जो है वो ज़्यादा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, वो आएगा और थायराइड को एक्टिवेट तो करेगा लेकिन थायराइड के जो अपने हार्मोन है वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसकी वजह से क्या होता है, हाशिमोटो की वजह से हो सकता है, मतलब आपके बॉडी में एक ऑटो इम्यून ऐसी डिजीज़ है जो कि आती है और आपके थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती हैं, ठीक है, ऐसी डिजीज़ है। तो उसकी वजह से ये हाइपोथायराइडिज्म या लो डाइटरी आयोडीन, अगर आप डाइट में आयोडीन नहीं लेते और आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला है, कोई ट्यूमर है या थायराइडेक्टमी की हुई है, मतलब थायराइड का कोई हिस्सा सर्जरी करके काटा हुआ है, ठीक है, और या कोई ट्रीटमेंट वगैरह आप कर रहे हैं थायराइड का, तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके साइन सिम्टम क्या है कि मतलब रिमेंबर स्लो एंड लो, ये क्या है उसके निमोनिक्स हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर, कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, लो हार्ट रेट, लो मोड और लो एनर्जी, डिप्रेशन, और ये सारी चीज़ें जो कि आपके हाइपोथायराइडिज्म के साइन सिम्टम है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है कि इफ़ योर ग्वाइटर स्मॉल डजंट कॉज प्रॉब्लम्स, अगर आपका ग्वाइटर छोटा है और उससे आपको कोई मसला नहीं है और मतलब आपको उससे कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है तो आपका डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि अभी फ़िलहाल इसको छोड़ो और देखते रहो कि आगे क्या होता है। जब भी आपको मसला होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप उसको मतलब देखते हैं, ठीक है, फिर हम उसका इलाज करेंगे। मेडिकेशन में क्या कहता है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो कुछ ऐसे मेडिकेशन दिए जाते हैं जो वो उस हार्मोन की रिप्लेसमेंट करे, उसकी तादाद को बढ़ाएं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल फॉर ग्वाइटर एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म यू मे नीड मेडिकेशन टू नॉर्मलाइज हार्मोन लेवल, वही हार्मोन वाली बात की गई है कि ऐसे मेडिसिन देते हैं जो कि हार्मोन के लेवल को नॉर्मलाइज करें। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग एम्प्टी स्टमक, वो सारी चीज़ें जो है मतलब जितने भी मेडिसिन होंगे थायराइड के वो पूरी ज़िंदगी खाने पड़ते हैं, ठीक है, लाइफ लॉन्ग खाने पड़ते हैं। और एम्प्टी स्टमक मतलब आप खाने से पहले खाओगे और अदर मेडिसिन से बिल्कुल अलग खाओगे, ठीक है। अगर आप कोई और मेडिसिन यूज़ करते हो तो बिल्कुल उससे मतलब बिल्कुल अलग आपने यूज़ करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि वो आगे जाके आपको मसला ना करे, ठीक है। और स्लो लॉन्ग एंड स्लो हाफ लाइफ जो है मतलब वो जो है बहुत कम टाइम तक आपके बॉडी में रहते हैं, तकरीबन एक मरतबा आपने लेना होता है वो दिन में, ठीक है। इसके अलावा आप मरीज़ को एजुकेट करोगे, मतलब उसको आप ये बताओगे कि फाइबर और लेक्सेटिव वगैरह दोगे, ठीक है, ताकि कंस्टिपेशन ना हो उसको, उसका स्किन जो है मॉइस्चराइज रखोगे, उसको ये बताओगे कि थायराइड थेरेपी के बारे में बताओगे कि इससे आपको क्या क्या मसले हो सकते हैं, एक्सरसाइज का बताओगे, हार्मोन लेवल चेक करोगे बार बार, वाटर फ्लूइड और जितना भी इंटेक वो करता है फ्लूइड का वो देखोगे, और उसके जो है वार्निंग सिग्नल्स या फिर हम जो वाइटल साइंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं।
अच्छा जी, इसमें बताया गया है ओवर ट्रीटमेंट वार्निंग सिग्नल इंक्लूड दोज दैट रिजेंबल हाइपरथायराइडिज्म सच एज टेकिकार्डिया पिल्पिटेशंस, मतलब किसी ज़्यादा ट्रीटमेंट की वजह से ये भी मसले हो सकते हैं, टेकिकार्डिया पिल्पिटेशन एंजाइटी और ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट डिजीज है मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा क्या है? रिफर टू थिकन नॉन पिटिंग एडिमेटस चेंजेस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज। जब आपकी स्किन बिल्कुल ज़्यादा मोटी हो जाए बहुत ज़्यादा और उसमें अगर आप कोई पिट करते हो, मतलब आप उंगली से दबाते हो तो वापस नहीं आती अपनी जगह पे, ठीक है, ये इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सिडिमा और ये स्पेशली हाइपोथायराइड स्टेट की वजह से होता है। जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है तो इसकी वजह से बीमारी हो जाती है। मैक्सिडिमा कोमा क्या है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आगे जब मतलब मजीद हालत ख़राब होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के, तो उसको मैक्सिडिमा कोमा होता है। इसके साइन सिम्टम आपको बताया गया है, वही पुरानी चीज़ें हैं, मेंटल स्टेटस का डिक्रीज होना, हाइपोथर्मिया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोटेंशन, ये सारी आपको बताई गई हैं, वो जो कि बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा डिजीज हमारे पास क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है ये बच्चों में होता है, स्पेशली जब बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म होती है तो उसकी वजह से क्रेटिनिज्म की बीमारी होती है उनमें। ये एडल्ट्स की बीमारी नहीं है, बच्चों की है, याद रखनी है ये बात, ठीक है। अक्सर कभी ये कंजेनिटल भी होता है कि मतलब पैदाइशी तौर पर उनके बॉडी में थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो कम होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो क्रेटिनिज्म में चले जाते हैं। क्रेटिनिज्म का मतलब होता है कि वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मेंटली वो सही नहीं होते, डॉर्फ होते हैं, और इसके अलावा उनका ग्वाइटर भी होता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है लेकिन फिर भी ग्वाइटर होता है, ठीक है। ये जो बच्चे की पिक्चर आपको दिखाई गई है कि आंखें उसकी बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती है, होंठ और मुंह का जो एरिया है वो बहुत बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस कंडीशन इज एंडेमिक इन एरियाज, किस इलाकों में ये ज़्यादा होता है? जहाँ पे डाइट में मसला होता है, आयोडीन की कमी होती है, और तो जब आयोडीन की कमी होती है तो फिर वो थायराइड हार्मोन में मसला आता है जिसकी वजह से बच्चों में क्रेटिनिज्म होता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि या तो पैदाइशी है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला है, या थायराइड ग्लैंड में कोई मसला है, या फिर इसके अलावा थायरॉक्सिन की कमी है, T4 की कमी फ्रॉम बर्थ, ठीक है, या फिर आयोडीन की कमी है, तो उसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं। साइन सिम्टम इसके क्या है कि मेंटली रिटार्डेड होगा वो बच्चा, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट उसके सही नहीं होंगे, मतलब किसी चीज़ को सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, कोर्स हेयर जो बिल्कुल बारीक से बाल होते हैं, ठीक है, और ट्रूबेरेंट एब्डोमेन, मतलब उसका जो एब्डोमिनल एरिया है, जो उसका पेट है वो बिल्कुल बाहर आ चुका होगा। डिलेड क्लोजर ऑफ इफिफाइसिस, जो उसके बोन्स है वो भी जो है बहुत ज़्यादा वीक होंगे, बहुत टाइम उनको लगता है वापस जुड़ने में और दूसरे बोन के साथ जुड़ने में, ठीक है, और डॉर्फ होंगे, शॉर्ट स्टेचर होगा उनका। अच्छा, इसके बाद है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में जैसे कि मैंने आपको बताया कि T3 और T4 का रिलीज ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और इसमें TSH कम होता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके कॉजेज़ क्या है कि ग्रेव डिजीज़ की वजह से, या फिर आयोडीन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसमें हाइपो में कम हो रहा था, हाइपर में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि हाइपरथायराइडिज्म के हवाले से इंपॉर्टेंट है। साइन सिम्टम वही है कि हॉट एंड हाई होगा, मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रही होगी, एक्टिविटी एंजाइटी वगैरह होगी, रेस्टलेस में आराम नहीं होगा, और हैंड ट्रिमर, ये सारी आपको बताए गए हैं। ये आप देख लें, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, साइन सिम्टम है बस। हाइपर और हाइपर के दरमियान आपको फ़र्क बताए गए हैं, तो इसको आप इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था कि जब जो T3 T4 हार्मोन है, जो थायराइड के हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, एक्सेसिवली रिलीज होना शुरू हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। स्पेशली ये हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ अपने से बनाती है, मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं थायराइड के खिलाफ, वो आते हैं, ठीक है, और थायराइड के ऊपर हमला करते हैं। इस एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, TSIs कहते हैं, और वो TSIs आके आपके TSH रिसेप्टर साइट्स पे जो है बाइंड होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग पे, और आगे जाके हार्मोन्स की रिलीज़ बहुत ज़्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेव डिजीज़ होती है। कोई एग्जैक्ट काज इसका अभी तक पता नहीं है कि किस वजह से होता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें आपको वही T3 T4 वाली बात याद रखनी है कि ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। इसके जो मेन सिम्टम है कि आइज़ थोड़े से बाहर की तरफ आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, जिसको हम एक्जो अपथल्मस कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्वाइटर भी होता है, और इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो TSH का टेस्ट करते हैं जो कि 0.4 तक नॉर्मल होता है, ठीक है, और इसके अलावा 0.5 जो है, 0.5 से लेकर 2.5 तक अगर TSH आपका आया, सीरम TSH, तो मतलब वो रिस्क पे है, ठीक है, और अगर 4 तक है तो मतलब वो माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म है, थोड़ा बहुत उसमें हाइपोथायराइडिज्म है, और अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो फिर कंप्लीटली हाइपोथायराइडिज्म है। ये आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन करते हैं, रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक का टेस्ट करते हैं कि आयोडीन कितना है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT स्कैन वगैरह करते हैं, थायराइड की बायोप्सी करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो कि डायग्नोसिस में आते हैं उससे हमें पता चलता है। मेडिकल मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे कि एंटी थायराइड ड्रग्स यूज़ करेंगे, जिसमें मिथामेजोल और कार्बामेजोल आता है, ठीक है, जो कि आगे जाके आपके थायराइड के हार्मोन जो ज़्यादा रिलीज होते हैं उनको कम करेंगे। रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, आयोडीन देते हैं, मतलब अगर आयोडीन की कमी है या फिर अगर ज़्यादती है तो उसको मैनेज करना है। सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी में जो है कभी कभी थायराइड को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, कभी उसका थोड़ा सा, कभी आधा जो है हिस्सा रिमूव करते हैं। इसके अलावा हम उसमें देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलोल,
ठीक है, LOL जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एजुकेट करते हैं पेशेंट को, उसको जो है हाई कैलोरी डाइट देते हैं, वो डाइट जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले हाई डाइट्स देते हैं, 6 फुल मील्स एंड स्नैक्स डेली, उसको हम बोलते हैं कि आपने 6 दफ़ा खाना खाना है, और फाइबर डाइट नहीं देते, कैफीन वगैरह नहीं देते, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये स्पेशली जो वीडियोज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक थेरेपी, ये मतलब थेरेपी करते हैं जिसमें आयोडीन देते हैं रेडियो एक्टिव, जो कि आगे जाके आयोडीन की कमी को या तो पूरा करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करते हैं, या फिर थायराइड कैंसर को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा डैमेज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं जो भी थायराइड के सेल्स होते हैं जो कि ख़तरनाक होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना। ये ओरल भी आता है, लिक्विड वगैरह में भी आता है, ठीक है। और अगर पेशेंट मतलब उसको बहुत हाई डोज आप नहीं दे रहे तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो है फ्यू वीक से मंथ तक एक ही डोज की ज़रूरत पड़ती है, आप पेशेंट के कंडीशन को देख के उसके हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हम इसको बहुत ज़्यादा एहतियात करके देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी होती है। इसके अलावा थायराइडेक्टोमी है, थायराइडेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पार्शियल और ऑल ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड को या तो थोड़ा रिमूव करना है या आधा रिमूव करना है, बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव करना है, इसको हम कहते हैं थायराइडेक्टोमी। इसकी वजह से या किन किन मसलों को देख के हम ये करते हैं, या फिर अगर हम ये कर लें, ये प्रोसीजर हम करें थायराइडेक्टोमी का, तो आगे जाके क्या मसले होंगे। थायराइड स्ट्रोम हो सकता है, ठीक है, जो कि T3 T4 का जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे, इसको हम कहते हैं थायराइड स्ट्रोम। दूसरा हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। नंबर 3 इज़ ABCC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और कैल्शियम, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्टर्ब होंगी। इसके अलावा फीवर होगा, लेरिंगल स्ट्राइडर होगा, नॉइजी ब्रीदिंग होगी, हॉर्सनेस मतलब सांस लेने में आवाज़ें आ रही होगी, और इसके अलावा ब्लीडिंग अराउंड सर्जिकल साइट, उसमें ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है जहाँ पे आपने सर्जरी की हुई है। थायराइड स्ट्रोम का मैंने आपको बता दिया कि सीवियर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म किस वजह से होगा, जब आप थायराइड के हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं तो इसकी वजह से थायराइड स्ट्रोम हो सकता है। इसकी वजूहत वही है कि थायराइडोक्टमी की है, स्ट्रेस की वजह से, इलनेस की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से थायराइड स्ट्रोम आ सकता है, ठीक है। इसके वही साइन सिम्टम, अगर किसी को थायराइड स्ट्रोम है तो आपको कैसे पता चलेगा, उसको टेकीकार्डिया होगा, मतलब हार्ट बहुत फास्टली जो है वो बीट करेगा, बहुत गर्मी लग रही होगी, उसको फीवर वगैरह होगा, हाइपरटेंशन होगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, ट्रिमर होंगे जो झटके वगैरह होते हैं थोड़े बहुत। इसके अलावा डायरिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्वाइटर। ग्वाइटर जैसे कि आपको पता है कि जब आपका थायराइड ग्लैंड इब्नॉर्मली लार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है, उसमें स्वेलिंग हो जाए तो फिर हम उसको ग्वाइटर कहते हैं। ये हाइपरथायराइडिज्म में भी हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में ये टॉक्सिक नहीं होता और हाइपरथायराइडिज्म में ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नीचे आपको लिखी हुई हाइपोथायराइडिज्म को हम यूथायराइडिज्म भी कहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। हार्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड, हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब 4 छोटे छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हार्मोन के पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद है, और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम कहते हैं पैराथार्मोन, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड से एक किस्म का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन, और ये स्पेशली आपके ब्लड में या आपके बॉडी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, स्पेशली नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम में हमारा कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है, तो वो मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए वो जो पैराथार्मोन है वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं कि जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, तो वो उसको ज़्यादा कराने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके बॉडी में अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो पैराथार्मोन रिलीज होगा और उस चीज़ को ज़्यादा कराएगा। कहाँ से ज़्यादा कराएगा कि आपके बोन के ऊपर जो कैल्शियम स्टोर है वो लेके आएगा, कैल्शियम जो है वो आपकी किडनी में विटामिन डी जो है वहाँ पे मौजूद होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा आपके जीआई सिस्टम में जो है कैल्शियम होता है, और आपके मतलब खाने में अगर आपने कोई ऐसा खाना खाया जिसमें कैल्शियम है, और इसके अलावा जो है आपके इंटेस्टाइन में भी वो रीअब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द किडनीज, ठीक है, तो वो आपके इसी तरह कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। और इसके अलावा ये एक दूसरा काम भी करता है, वो है फॉस्फेट लेवल को कम कराना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से आउट हो। तो पैराथॉर्मोन 2 चीज़ों के साथ काम करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ। दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन के अगेंस्ट काम करता है, कि पैराथॉर्मोन का काम था लो कैल्शियम वॉल्यूम को बढ़ाना, और कैल्सिटोनिन का काम होगा ज़्यादा कैल्शियम वॉल्यूम को लो करना। तो ये क्या काम करता है कि जब भी आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो उसको कम करेगा। कैसे कम करेगा कि जो ज़्यादा लेवल है या जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो आपके बोन्स में और आपकी बॉडी में जाकर स्टोर करेगा, ठीक है। यही चीज़ आपको इसमें भी बताई गई है कि पैराथॉर्मोन क्या काम करता है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, और कैल्सिटोनिन ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। इसके अलावा कुछ मसले आते हैं जैसे कि हाइपर पैराथायराइडिज्म। अगर पैराथॉर्मोन जो है या पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज करना शुरू करे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, क्योंकि वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, तो बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा, और हाइपोफॉस्फेटीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वैल्यूज दी गई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम की वैल्यू 8.6 to 10 है, और फॉस्फेट की वैल्यू 2.6 to 4.5 है, इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए।
कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द पैराथायरॉइड ग्लैंड इटसेल्फ, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, इसके अलावा कोई ग्रोथ वगैरह वहाँ पे हो सकता है, या कोई कैंसरस ग्रोथ हो सकता है जिसकी वजह से पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो आगे जाके ये किस्म के मसले करते हैं। दूसरे रीजंस क्या हो सकते हैं कि अगर कैल्शियम का लेवल कम हो ऑलरेडी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी पैराथायरॉइड ग्लैंड पे असर हो सकता है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो या फिर किडनीज का कोई मसला हो, रेनल फेलियर हो, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पे असर हो सकता है। ये आपको उसके इफेक्ट्स बताए गए हैं कि अगर विटामिन डी कम हुआ तो हाइपोकैल्सीमिया होगा तो फिर पैराथायरॉइड या पैराथॉर्मोन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, तो वो कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जब वो कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आपके बोन्स और आपके मसल्स और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया, ये सारी चीज़ें, पेजेट डिजीज और रिकेट्स की इस तरह के डिजीज आपके बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके साइन सिम्टम क्या है कि बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, केल्कुलाई फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा यूरिन आपको आएगा। ठीक है, ईकेजी चेंजेस, ईकेजी का मतलब वही ईसीजी जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो वो उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आएंगे, हार्ट रिदम डिस्टर्ब होगा, जीआई प्रॉब्लम, नाउजिया, वोमिटिंग और ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? नर्सिंग इंटरवेंशन जैसे कि कैल्शियम के साथ इसका ज़्यादा लेना देना है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है उसके कैल्शियम के लेवल को, फॉस्फेट के लेवल को, ईसीजी और वाइटल साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर करें, उन चीज़ों को देखें, फ्लूइड आउटपुट और फ्लूइड इनपुट को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब ऐसा डाइट दें जिसमें कैल्शियम लो हो और फॉस्फेट हाई हो। ये सारी चीज़ें हमारी नर्सिंग केयर में आती हैं, तो ये आपने देखनी है। दूसरा जो मसला है थायराइड ग्लैंड का वो है हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म में पैराथ हार्मोन रिलीज नहीं होता, ठीक है, और वो जो है कैल्शियम जो है मतलब बॉडी में ज़्यादा होगा, तो जब कैल्शियम ज़्यादा होगा और उसको उसके ऊपर कोई चार्ज रखने वाला नहीं हो, तो उसके उसकी वजह से क्या होगा कि किडनी स्टोन वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा वो जाके आपके बोन्स पे स्टोर होगा वो कैल्शियम, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपर फॉस्फेटीमिया होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम, या कैल्शियम जब आपके बॉडी में कम हो जाए तो उसकी वजह से आपके मसल्स जो है वो सही से कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, क्या होगा, बोन हेल्थ खराब हो जाएगी, विटामिन डी की कमी होगी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाइपर फॉस्फेटेमिया मतलब जब आपके बॉडी में फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हाइपर फॉस्फेटेमिया। ये भी आपके बोन को इफेक्ट कर सकते हैं, आपके मसल और आपके नर्व कंडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या है, किस वजह से हो सकते हैं? तो डिस्ट्रक्शन और मैनिपुलेशन, मतलब किसी भी वजह से अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड में कोई मसला आया, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है। मैग्नीशियमिया, अगर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर हो, या बॉडी जो है वो पैराथॉर्मोन हार्मोन के अगेंस्ट, या पैराथॉर्मोन हार्मोन सही तो रिलीज हो रहा है लेकिन बॉडी उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है। इसके कुछ साइन सिम्टम है जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो है पैरेस्थीसिया होगा, मतलब टिंगलिंग, जैसे आपको खारिश वगैरह फील होती है ना, वही चीज़ आपको आपके माउथ में, आपके फेस में और आपके फिंगर या फिर टोज में आपको महसूस होगी। इसके अलावा 2 साइन इसके अंदर है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। एक है ट्राउज़र साइन और दूसरा है चोटिक साइन, ठीक है? ये हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। इसके अलावा टेटनी, जो कि मसल डिसऑर्डर है, और ये इसमें आपके मसल जो है क्रैम्प्स में चले जाते हैं, ठीक है? मसल जो है कंट्रैक्ट रहते हैं, और ब्रोंकोस्पेज़म और लेरिंगोस्पेज़म, ये सारी चीज़ें होती हैं। ईकेजी में, ईसीजी जिसको हम कहते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, और इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। पॉजिटिव चॉस्टिक साइन क्या है कि इसमें आप जब आपके मतलब ये जो आपके मैंडिबल और आपके आइज़ के बिल्कुल साथ वाला जो जॉइंट है, यहाँ पे आप टच करोगे तो आपके फेस के जो मसल्स है वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। जबकि ट्राउजर साइन जो है, इसमें आप जब आप ब्लड प्रेशर कप्स, मतलब किसी का ब्लड प्रेशर जब आप चेक करते हो और उसके अंदर आप वो फिल करते हो, हवा भरते हो, फिर आप उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ते हो, बल्कि स्पेसिफिकली 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद जब आपने उसका मतलब हाथ देखा या फिर उसका जो हैंड है आप वो देखोगे, तो वो इनवॉलंटरी मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो वो आपको ट्राउजर साइन शो कराता है। और ये साइन अगर किसी में मौजूद है तो मतलब इस बात की निशानदेही है कि उस बंदे को हाइपोपैराथायराइडिज्म का मसला है। इसमें आप क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करोगे कि वही बात है कि मॉनिटर कैल्शियम लेवल को देखोगे, एयरवे मेंटेन करोगे, उसको सीजर्स और टेटनी से बचाओगे, ब्रोंकोस्पेज़म और वही सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। पेशेंट को जो है डाइट अच्छे से दोगे, उसमें जो है कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, फॉस्फेट कम होना चाहिए, और कुछ थोड़े बहुत जो है उसमें मसल्स के मसले आ सकते हैं, कुछ जो है आपको साइन सिम्पटम मिल सकते हैं लेरिंगोस्पेज़म वगैरह के, मतलब रिस्पायरेटरी मसले, ठीक है? तो वो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो मतलब ये है कि टेटनी का शुरुआत या जो मसल्स के खराब होने की शुरुआत हो चुके हैं। मेडिकेशन आप इसमें क्या-क्या दोगे कि कैल्शियम लेवल अगर कम है तो उसको मेंटेन करोगे, आईवी देते हैं हम कैल्शियम, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मतलब कैल्शियम देते हैं आईवी के थ्रू। इसके अलावा ओरली भी कैल्शियम देते हैं, स्पेशली विटामिन डी वगैरह देते हैं, फॉस्फेट बाइंडर देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं जो फॉस्फेट के लेवल को कम करे। और पैराथायरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, कुछ ऐसे हार्मोन्स देते हैं जो कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन है उसको रिप्लेस करे, मतलब उसकी जगह काम करे और बॉडी में हाइपोपैराथायराइडिज्म ना हो। यहाँ तक आपका पैराथायरॉइड हार्मोन का कंप्लीट हो जाता है। अब आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन
एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट डिसऑर्डर है ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ग्रोथ हार्मोन में बहुत सारे मसले आते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन है क्या चीज़, इसको हम सोमेटोट्रोफिन बी कहते हैं और ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये आपके स्पेशली सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस में जो है इसके दो हार्मोन्स है, एक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो वो दोनों आते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करते हैं और उसको बताते हैं कि आपने ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है या बंद करना है। तो इसी तरीके से आपके ब्लड में जो है वो ग्रोथ हार्मोन जाता है और अपना एक्शन करता है। इसका मेन काम क्या है, आपके बॉडी के जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। लेकिन ये जो है लेवल इसका कभी कभी इंक्रीज हो जाता है। किस वजह से इंक्रीज हो जाता है कि स्लीप की वजह से, जब बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर स्ट्रेस की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से, ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से, ठीक है, और मतलब जब आप प्यूबर्टी में जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसले आते हैं। एक को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म, दूसरा है डॉर्फिज्म, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। डॉर्फिज्म पढ़ते हैं। डॉर्फिज्म जो है शॉर्ट स्टेचर होता है, मतलब बंदा बिल्कुल बोना सा रह जाता है, छोटा, ठीक है। इसका जो हाइट होता है तकरीबन 4 फीट या 3 फीट 10 इंच इतना होता है, 147 सेंटीमीटर आपको बताया गया है। तो आपने पीपीटी के हिसाब से 4 फीट 10 इंच के को लेके चलना है, ठीक है। एवरेज इसका 4 फीट होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है डिसप्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म और दूसरा है प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म। डिसप्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म वो है कि उनकी बॉडी बाकी नॉर्मल होती है लेकिन बॉडी का कोई एक पार्ट छोटा रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के हाथ छोटे हैं, ठीक है, और बाकी बॉडी नॉर्मल है, तो उसको हम डिसप्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म कहेंगे। लेकिन अगर किसी की पूरी बॉडी जो है वो छोटी है तो फिर हम उसको प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके कॉजेज़ क्या है कि जेनेटिकली हो सकता है, ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड में या कोई और मसला है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, खाना-वाना सही नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है एकेंड्रोप्लेजिया। एकेंड्रोप्लेजिया जो है वो स्पेशली डिस्प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म में होता है कि उसमें आपके हाथ-पाँव का जो कार्टिलेज होता है वो नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से आपके हाथ-पाँव छोटे रह जाते हैं और कभी-कभी इसका रीज़न मालूम भी नहीं होता कि किस वजह से। डॉर्फिज्म का ट्रीटमेंट अगर पढ़ें तो ट्रीटमेंट इसका कोई खास नहीं है, मतलब इससे आपकी जो कद है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन जो इससे कॉम्प्लिकेशंस या फिर मसले आ सकते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को हार्ट का मसला हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नज़र का मसला हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें जितने भी मतलब आपके बोन्स के साथ मसले हैं वो कंट्रोल करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म स्पेशली उनका इलाज हो सकता है, लेकिन जो प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म है उसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें मोटर स्किल डेवलपमेंट, मतलब आपने उसको सेटिंग, वॉकिंग, रनिंग में उनकी हेल्प करनी होगी, क्रॉलिंग में हेल्प करनी होगी ताकि वो इंजरी से बच सके। और इसके अलावा जो भी उनको नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होते हैं उनके बॉडी के हिसाब से या फिर उनके साइज़ के हिसाब से वो आपने देने होंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपने देना होगा कि मतलब वो अपने बारे में कुछ गलत ना सोचे कि मैं बाकी लोगों से डिफरेंट हूँ और वो अपनी फीलिंग सही तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपने देना है कि वो मतलब इतना जो है अच्छा खाना खाएँ या फिर इस तरह खाना खाएँ कि वो हेल्दी हो और इनकी बॉडी ग्रोथ कर सके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म या फिर कुछ लोग इसको गिगेंटिज्म भी कहते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी कहो, ठीक है। मेन आपको इसका जो है कंडीशन पता होनी चाहिए कि है क्या चीज़। जाइगेंटिज्म जो है इसमें बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन या फिर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हो जाती है, स्पेशली चाइल्डहुड में। जब बच्चों में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसको जाइगेंटिज्म कहते हैं। इसमें उनकी बॉडी के जो बोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा आम उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबे नज़र आते हैं, ठीक है। तो इनका जो कद होता है तकरीबन 2 मीटर तक होता है, यानी कि 8 से 9 फुट तक होता है या 7 फुट तक उनका कद होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें वही पैथोफिजियोलॉजी है कि ग्रोथ हार्मोन आपके ब्लड में रिलीज़ होगा तो वो जाके आपके साइन सिम्पटम वो शो करा देगा कि आपके ब्लड जो है, आपके जो है बोन्स है वो ज़्यादा बड़े होंगे, मसल्स बड़े होंगे, तो आपकी बॉडी बड़ी हो जाएगी। इसके कॉजेज़ क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, कभी-कभी जेनेटिकली भी हो सकता है, तो ये इसके कॉजेज़ हैं। अगर बड़ों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि ओवर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के, उनके जो कार्टिलेज होते हैं स्केलेटन के वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ऑर्गन्स बड़े-बड़े हो जाते हैं, हार्ट और इसके अलावा बोन्स और इसके अलावा जो स्कल फेस के बोन्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इसके अलावा जो उनके सेल्स है वो उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और लीवर में जो है ग्लूकोन्यूजेनेसिस या ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन सिम्पटम क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा किसी को जाइगेंटिज्म है, तो उसके फिंगर जो है बहुत बड़ी-बड़ी होंगी, ठीक है। नोज़ जो है बिल्कुल फ्लैट होगा, मतलब चेहरे के साथ बिल्कुल चिपका हुआ नज़र आएगा आपको। हेड उसका बहुत बड़ा होगा, लिप्स बड़े होंगे, उसकी जो ज़बान होगी, टंग बहुत बड़ी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको पसीना आएगा, उसके लार्ज हैंड और फीट होंगे और ये आपको बताए गए हैं कि फेस जो है उसका बहुत मतलब मोटा-सा होगा, आपको नज़र आएगा, ठीक है। सिटी स्कैन, वैसे सिटी स्कैन वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन सिटी स्कैन भी कराते हैं, एमआरआई वगैरह कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसी भी ग्रोथ हार्मोन के मतलब लेवल को देखने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। ट्रीटमेंट पे अगर आप आएँ तो सर्जरी करते हैं, स्पेशली पिट्यूटरी एडिनोमा की, कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर है, उसमें कोई मतलब ग्रोथ हुई है तो उसकी सर्जरी करते हैं ताकि वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ सके। रेडिएशन थेरेपी करते हैं, मेडिकेशंस देते हैं और ये आपको मेडिकेशन बताए गए हैं, इंजेक्शंस वगैरह भी होते हैं इसमें। इस जाइगेंटिज्म में एक और कंडीशन है, वो है एक्रोमेगेली। तो जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि जाइगेंटिज्म बच्चों में होता है और एक्रोमेगेली बड़ों में होता है। जब एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए, मतलब ये रेयर है, बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन को फिर हम एक्रोमेगेली कहते हैं।
अच्छा जी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है एक्रोमेगेली के? एक्रोमेगेली में जो है आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होंगे, वो आपके ब्लड में जाएँगे, ब्लड में जो है वो ब्लड के बाद वो आपके मसल्स और बोन पे जाके एक्शन करेंगे। तो अगर चिल्ड्रन में ऐसा हो तो वो जाइगेंटिज़्म होगा और अगर बड़ों में हो तो फिर हम उसको एक्रोमेगेली कहते हैं। इसका ये ही पैथोफिजियोलॉजी है। कॉजेज़ क्या है कि कोई ट्यूमर वगैरह है, नॉन कैंसरस कोई ट्यूमर है। इसके अलावा मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, वही इसकी जो है वो कॉजेज़ में आता है। साइन सिम्पटम के एनलार्ज हैंड एंड फीट और फेशियल फीचर जो है बड़े-बड़े होंगे, आपको वाज़ेह नज़र आएगा। ऑयली स्किन और ये सारी चीज़ें, थिक स्किन होगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, फटीग और मसल वीकनेस, ये आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको मतलब चीज़ें उसके ऑर्गन स्पेशली बहुत बड़े होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। टेस्ट वगैरह वही ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्रोथ हार्मोन उसका टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा इंसुलिन फैक्टर जो है वो IGF-1 जिसको हम कहते हैं वो देखते हैं, एक्स-रे वगैरह करते हैं, MRI, और ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ट्रीटमेंट जो है वो आपके ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड करता है। स्पेशली हम उसमें कोशिश करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आए, नॉर्मल लेवल में आए। उसको जो है मतलब ऐसी चीज़ें ना दें या ऐसा कंडीशन उसको प्रोवाइड ना करें जिसमें उसके ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो, जिस चीज़ की वजह से होते हैं तो वो चीज़ें उससे दूर रखें। और पिट्यूटरी फंक्शन जो है उसको हम नॉर्मल मेंटेन रखें। इसके अलावा सर्जरी करते हैं, सर्जरी किस चीज़ के करते हैं? ट्यूमर की, या फिर अगर कोई पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला है तो उसकी सर्जरी करते हैं, और मेडिकेशन वगैरह देते हैं जो कि जाइगेंटिज्म में जितने मेडिकेशंस थे वो यहाँ भी देते हैं। इन दोनों के दरमियान आपको फ़र्क बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस एडल्टहुड और चाइल्डहुड का जो है वो फ़र्क है, और भी बहुत सारी इसमें छोटी बताई गई हैं, तो ये देख लें। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स। यहाँ तक हमारा वन पार्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डायबिटिक मेलाइटिस पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।